न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक किसी शायर का एक शेर है, मैं अपनी बात की आमतौर पर शुरुआत किसी शेर से करता हूँ क्योंकि शेर और शायरी जो है हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब की बड़ी अहम निशानी है। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब होता है कि अगर इंसान अपनी मेहनत करेगा तो एक ऐसी मुकाम पर पहुंच जाएगा जिसको याद रखा जाएगा। और यही किसी भी इंसान के दुनिया में आने का मकसद भी है, वो समाज के लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे। और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसके ज़रिए से बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ हासिल किया करते रहे हैं बरेली के तमाम डॉक्टर। लेकिन एक बात तो ये बरेली में हमेशा से कमी रही कि किडनी ट्रांसप्लांट की बेहद कमी थी। लेकिन पिछले 6 महीने का अगर हम वक्त देखें तो SRMS ने लगातार ज़बरदस्त काम करते हुए 3 किडनी ट्रांसप्लांट किए और तीनों कामयाब हो गए। और उसका पूरा श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर संजय कुमार जी को जाता है। वो भले ही बरेली के नहीं हैं, लेकिन बरेली के लिए जो वो काम कर रहे हैं और जो काम करके वो जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो उनको याद रखा जाएगा, उनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि जो आगाज़ करता है, जो शुरुआत करता है, उसको बहुत याद रखा जाता है। तो आज जो हमारे विषय हैं वो तीनों किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर हैं, जिसमें एक किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात कर चुके हैं। हम चाहेंगे जो 2 और किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं उसका जिक्र करें, साथ ही डायलिसिस को लेकर बड़ी गलतफहमी है वो भी लोगों की दूर हो। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। साथ में और भी जो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है उसका जिक्र करेंगे। तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरेली में पिछले 6 महीनों में उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से उन्हें बच्चा जान रहा है। SRMS में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उर्दू में बोलूँ तो तारुफ है ये। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। आपने सब कुछ पहले तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आपका इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। बाकी मेरे बारे में तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही बता दिया है। मैं तारीफ के काबिल तो नहीं, बट आपका शुक्रिया। लेकिन सर मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि बरेली में इस बात की कमी थी, क्योंकि हम बरेली के रहने वाले 20-25 साल हमने यहाँ अपने होश में गुजारे। किडनी ट्रांसप्लांट की बड़ी कमी थी, लोग घबराते थे दिल्ली, लखनऊ और तमाम और शहरों में जाने के लिए। वो आपने पूरी कर दी, उसके लिए तो मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं सीधे अब विषय पर आता हूँ। जो एक किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर हम आपसे बात कर चुके थे, 2 जो और हुए हैं उसमें किस तरह की जटिलताएँ थी और किस तरह से लोगों को, क्योंकि मैं जो समझता हूँ आम जनता का एक सवाल बहुत होता है कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि अरे आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, परिवार को देखना, परिजन को देखना। तो वो जो जटिलताएँ, हम बहुत ही जनरल सवाल से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन बहुत अहम सवाल है, उसको कैसे आपने दूर करा, कैसे समझाया, कैसे कम्युनिकेशन गैप दूर किया और कैसे परिजन थे जिन्होंने आपस में किडनी ट्रांसप्लांट किया? जी देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट में जो एक सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस है वो किडनी डोनेशन को लेकर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन दे सकता है। लोगों में एक भय होता है किडनी देने के बाद में कहीं वो खुद ही तो बीमार नहीं हो जाए। तो ये जो भय है एक सबसे बड़ा एक कारण है किडनी ट्रांसप्लांट के नंबर्स कम होने का। ये सुटेबल डोनर्स नहीं होते और दूसरी प्रॉब्लम होती है आर्थिक समस्या। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा पाए। तो डोनेशन को लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि किडनी डोनेशन बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। डोनेशन करने से पहले हम लोग उनकी हेल्थ की बड़ी अच्छी स्क्रीनिंग करते हैं और जो बिल्कुल पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं, जो पूरा जीवन एक गुर्दे को निकाल सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से किडनी ली जाती है। और दूसरी चीज़ की जो आर्थिक प्रॉब्लम है, SRMS एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे किडनी ट्रांसप्लांट करके दे रहा है, जो कि दिल्ली या लखनऊ के दूसरे अस्पतालों के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में काफ़ी सस्ता है और अच्छा है यहाँ पर करवाने पाना। तो यही 3 चीज़ें जो है वो हम लोगों ने, जो भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट लोग आते हैं उनको समझाते हैं और ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। जो दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ था, हम लोगों ने शाहजहाँपुर के रहने वाले थे और वाइफ डोनेशन करने को तैयार हुई थी। अच्छा। तो शुरुआत में तो उनके पास भी डोनेशन की प्रॉब्लम थी। वाइफ को काफ़ी डर लग रहा था कि मैं दे दूं, मेरा छोटा बच्चा है। उनका काफ़ी छोटा है, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का बच्चा था। इसको उससे लेकर काफ़ी अंदर में शंकाएँ थी कि डोनेशन देने के बाद कहीं की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम लोगों ने उनको काफ़ी कुछ समझाया, वो तैयार हो गए। भगवान की दया से ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ। अभी कल ही मैंने उनको देखा है, उनका क्रिएटिनिन 1.1 है। उनकी वाइफ भी पूरी तरह से स्वस्थ है, बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही हैं और एक नॉर्मल जीवन जो होता है वो दोनों रिसिपिएंट और डोनर दोनों
व्यतीत करते हैं। एक छोटी सी बात इसे मैं रोकते हुए पूछना चाहता हूँ, जो एज है दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। दोनों ही यंग हैं। अच्छा। जो रिसिपिएंट है 28 साल के हैं और जो उनकी डोनर है मेरे ख्याल से 25 या 26 साल के हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों यंग हैं, उसमें बहुत अच्छे से हुआ, कोई प्रॉब्लम दोनों लोगों को है नहीं। जी जी। और तीसरे ट्रांसप्लांट में भी जो डोनर है वो सिस्टर है। सिस्टर ने अपने ब्रदर को डोनेट किया है। सिस्टर डोनर से थोड़ी 2 साल बड़ी थी वो। उनकी भी सेम समस्या थी कि भाई डोनेशन करूंगी उसके बाद में कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उनका भी छोटा बच्चा था। और उनको भी हम लोगों ने काफ़ी समझाया कि भाई डोनेशन करना बिल्कुल सेफ है। अगर हमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा लगा कि डोनेशन के बाद में डोनर को प्रॉब्लम हो सकती है तो हम लोग उसको रिफ्यूज़ कर देते कि हम आपसे ले नहीं सकते, आप किसी दूसरे डोनर को लेंगे। तो एक चीज़ में ये जो भ्रांति है कि डोनेशन के बाद किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाएगी डोनर को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर संभव कोशिश की जाती है कि हम किडनी उसी डोनर से लें जिसको डोनेशन के बाद में उसका स्वास्थ्य किसी तरह से हानि ना पहुँचे उसको। जी। एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहता हूँ, ये 2 जो किडनी ट्रांसप्लांट हुए, इसमें किडनी क्यों डैमेज हुई, थोड़ा सा उसके बारे में भी केस हिस्ट्री अगर मोटा मोटी आप दोनों की बता पाएँ, क्योंकि लोगों में एक वो जागरूकता पैदा होगी तो वो और बेहतर से समझ सकते। देखिए, जो दूसरा केस था जो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, उनकी जो किडनी डैमेज होने की वजह थी वो क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस थी। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक किडनी से संबंधित बीमारी है जिसका अगर सही समय पे और सही इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब एक स्टेज आ जाता है जिसको हम इंड स्टेज रिनल डिजीज़ कहते हैं, जिसके बाद मरीज़ के पास सिर्फ 2 ही उपाय बचते हैं, या तो पूरा जीवन डायलिसिस पर बिताना जो हफ्ते में 2 से 3 बार होती है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना। तो ट्रांसप्लांट कराने से लगभग 1-1.5 साल पहले से वो डायलिसिस पर थे बाहर के किसी अस्पताल में, और इसके बाद वो हमारे पास आए और ट्रांसप्लांट कराए और आज सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जी। लगभग दोनों जो किडनी ट्रांसप्लांट हुए दोनों पेशेंट के, कितना समय हो चुका है इनको, थोड़ा सा, क्योंकि लोग इसमें भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि वक्त कितना उन्हें मिलेगा आगे चल के, कितने टाइम तक वो ज़िंदगी जी सकेंगे, इसको लेकर भी बहुत सारी, क्योंकि इतनी मेहनत और मशक्क़त और इतना पैसा खर्च होता है, एक रिस्क भी है किडनी देना, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा। एक जो किडनी डोनेशन करने के बाद अगर हम रिसिपिएंट की बात करते हैं, अगर उसका किडनी डोनेशन के बाद जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट तो जो नई किडनी लगाई गई है उसका फंक्शन अगर बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट ग्राफ्ट फंक्शन है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल तक तो आराम से वो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उसके बाद उस किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इसकी वजह से ग्राफ्ट में खराबी पैदा होने लगती है धीरे धीरे, लेकिन वो आमतौर पर 10-15 सालों तक तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ ग्राफ्ट 20 साल, उससे कई बार उससे ज़्यादा भी चलते हैं। तो और डोनर की जहाँ तक बात है, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डोनर तो अपना नॉर्मल जीवन जिएगा, भगवान ने जितनी उसको जीवन दिया है उसको देगा, पूरा जीवन जीते हैं। डोनेशन की वजह से उनकी लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन शॉर्ट नहीं होती। जी। आपने एक बड़ी अहम बात बताई बीच में, जो डोनर होता है, जो देता है, उसकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, क्योंकि लोग किडनी देने से इसीलिए तो घबराते हैं कि उन्हें लगता है हम उनकी ज़िंदगी पे भी रिस्क है। मैंने कहा ना कि हम लोग जो स्क्रीनिंग करते हैं उनकी हेल्थ की, या जब हम उनको पूरी तरह से फिट पाते हैं कि भाई एक किडनी पे पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, तभी हम उनसे लेते हैं। तो आमतौर पे किसी भी डोनर को ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होती कि डोनेशन की वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जी। बड़ी अहम रिपोर्ट एम्स की मैंने पढ़ी है अभी कुछ दिन पहले, 2 लाख लोगों को ज़रूरत होती है और महज 8,000 लोग मिल पाते हैं, उसमें से भी परिजन होते हैं या और रिश्तेदार नातेदार। कहाँ पर कमी रह गई? आधुनिक भारत में रह रहे हैं हम, 2022 की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एजुकेशन लेवल भी हमारा बढ़ा है। बिहार जैसे राज्य का जहाँ पर कम था वहाँ का भी बढ़ा, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में, लीवर ट्रांसप्लांट में बहुत कमी रह गई है। क्या मैसेज उस तरफ देना चाहेंगे? देखिए, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट से बहुत कम है। ये कम होने की प्राइमरी जो वजह है वो सुटेबल डोनर का नहीं होना है। देखिए, हमारे देश में कानून के हिसाब से 2 तरह के डोनर्स होते हैं। एक होते हैं जो लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जिसमें जो डोनर होता है वो पेशेंट का रिलेटिव ही हो सकता है, और एक दूसरा प्रोग्राम होता है जिसको डिसीज ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, जिसमें कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है लेकिन हम अभी उसके अंगों को प्रत्यारोपित कर सकते हैं दूसरे लोगों में, तो उस टाइप की एक चीज़ होती है, इसको डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये जो नंबर ये बहुत कम है। डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लोग डोनेट नहीं करते, या लोगों में शायद जागरूकता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो कहीं से सरकार को चाहिए कि इस अवेयरनेस को, जागरूकता को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग डिसीज ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दे पाए। अगर डिसीज ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये बहुत मुश्किल होगा कि जो डोनर्स की जो सप्लाई
या फिर जो डोनर ऑर्गन्स की जो सप्लाई है और हम पैदा कर पाएँ। जो पेशेंट हमारे सिनेरियो में जो पेशेंट के पास ऑप्शन बचता है वो लाइफ रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट का बचता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडियन लॉज के हिसाब से जो नियर रिलेटिव वही डोनेट कर सकते हैं। नियर रिलेटिव का क्या मतलब है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, और स्पाउस, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, और बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं। और उसमें एबीओ कॉम्पेटेबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर एबीओ कॉम्पेटेबल कर रहे हैं तो फिर उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं जो लिमिटेशंस है कि भाई आप इतने लोगों से ही डोनेशन ले सकते हो, ये कहने कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि भाई इतने लिमिटेड लोगों में आप कैसे लोगे। मान लीजिए डिस्टेंट रिलेटिव से आप लेते हैं तो उसमें आप कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है। सरकार बहुत सारे सवाल पूछती है, इसके जवाब आपको देने पड़ते हैं डोनर को या रिसिपिएंट को। अनरिलेटेड से लेना तो और भी कठिन है, उसमें और भी जटिलताएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कानूनी बाध्यताएं हैं उसको पूरा करने के वजह से, या फिर जो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ डोनेशंस का, ये एक बड़ी वजह है जो हम डोनर को सेलेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसी से जुड़ा सवाल आखिरी करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि सरकारी जो नियम है वो थोड़े सख्त हैं, क्या आप चाहेंगे कुछ उधर मैसेज देना कि गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा सा नरम रुख अपनाए ताकि किडनी ट्रांसप्लांट में हमें सुकून मिले? थोड़ा सा उस तरफ भी देखिए, सरकार का बेसिकली कानून कड़ा करने का मकसद एक ही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, डोनर रिसिपिएंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा चैनल बनाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स उस एक अथॉरिटी को एड्रेस कर पाए कि भाई हमें आप ये प्रूव करके दीजिए कि भाई इन दोनों डोनर रिसिपिएंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो। और जो एक रिस्ट्रिक्शन नियर रिलेटिव का है उसको वो ब्रॉडन करे कि भाई ज़्यादा रिश्तेदार को सम्मिलित किया जाए ताकि जो डोनर का जो पूल है एक रिसिपिएंट के लिए बड़ा होता है। मान लीजिए एक भाई नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका चचेरा भाई दे दे, ममेरा भाई दे दे। उस टाइप की कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जी, अब मैं एक दूसरा सवाल और आखिरी अहम सवाल करना चाहूँगा। डायलिसिस की बात होती है जी, वास्तव में डायलिसिस का मतलब क्या होता है और ये कब देना बेहतर, कब शुरुआत हो जाती है? क्योंकि किडनी से रिलेटेड बात है। मैं तो तमाम बातें जानता हूँ और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन आम जनता डायलिसिस को लेकर आज भी बहुत घबराती है और ये कहती है कि एक बार शुरू हो गया तो फिर वो ज़िंदगी भर चलेगा। उस तरफ थोड़ा सा एक मैसेज दे दें। आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डायलिसिस का मतलब अगर मैं एक लेमैन के लिए बात करूँ तो डायलिसिस का मतलब है खून की सफाई करना। हमारे जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, वो 24 घंटे 7 दिन हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें वो शरीर में रहती हैं, जो खराब चीज़ें, जो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर निकालते हैं। ये किडनी का काम है। तो जब किडनी की खराबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक सर्टेन स्टेज आने के बाद में डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर से गंदगी निकल नहीं रही है तो हमें मशीन के द्वारा खून को साफ करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसी चीज़ को हमें डायलिसिस नाम देते हैं। ये डायलिसिस की प्रक्रिया खून को साफ करने की। अब आते हैं किसको करनी पड़ती है। तो देखिए, किडनी डिजीज प्राइमरली 2 तरह की होती है। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जहाँ की किडनी की खराबी कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हुई, और एक दूसरी चीज़ होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जहाँ की किडनी की खराबी बहुत महीनों से, सालों से चल रही है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक स्टेज होता है स्टेज 5, उससे भी हम नीचे जाएंगे तो इंड स्टेज रिनल डिजीज। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के मसले में जो लोग सीकेडी स्टेज 5 के काफ़ी एडवांस बीमारी में है या इंड स्टेज रिनल डिजीज में, उनको डायलिसिस के लिए हम एडवाइस करते हैं। और उनके लिए जो डायलिसिस होती है वो लगभग जीवन भर की प्रक्रिया होती है, जो हफ्ते में 2 से 3 बार करानी पड़ती है, या ट्रांसप्लांट करा ले तो डायलिसिस बंद हो जाती है। ये जो एक लोगों की भ्रांति कि एक बार कराएंगे तो हमें बार बार करानी पड़ेगी, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 या इंड स्टेज रिनल डिजीज के लिए। अब मैं दूसरे मसले की बात करते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। तो एक्यूट किडनी इंजरी में क्या है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ज़्यादातर लोगों में जिनको किडनी की खराबी एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हुई है, ज़्यादातर लोगों में किडनी ठीक हो जाएगी। तो जब तक ये ठीक नहीं होती है तब तक आपको डायलिसिस करानी पड़ सकती है। अब वो डायलिसिस कराने का जो एक समय है या कितने दिन तक करानी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी क्यों खराब हुई। कुछ केसेस में हो सकता है हफ्ते दिन करानी पड़े, कुछ में 4 से 6 हफ्ते करानी पड़े, लेकिन ज़्यादातर लोगों में किडनी ठीक हो जाता है। तो ये जो एक भ्रांति कि भाई एक बार मैंने डायलिसिस करानी तो जीवन को करानी पड़ेगी, बिल्कुल बेसलेस है और निराधार है। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करिए, मुझे क्या बीमारी है, मेरी किडनी क्यों खराब हुई, मुझे कब तक डायलिसिस करानी पड़ेगी। वो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे कि भाई इस वजह से खराबी हुई और इतने दिनों तक करानी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इंड स्टेज रिनल डिजीज में तो आपको जीवन भर डायलिसिस करानी पड़ सकती है, या फिर जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक डायलिसिस करानी पड़ेगी। और एक्यूट किडनी इंजरी है तो जब तक आपकी किडनी रिजनेबल लेवल तक करेक्ट नहीं हो जाती, अपना लोड्स खुद नहीं लेने लगती, तब तक आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। जी, एक छोटी सी बात और आखिरी इसमें पूछ लेना चाहता हूँ आपसे। हमने डायलिसिस की बात की, SRMS में लगातार आधुनिक तकनीक आ रही है, भविष्य में किस तरह की और डायलिसिस को लेकर तकनीक आने वाली है, थोड़ा सा अगर
क्योंकि आप पूरा उसका तमाम चीज़ें देख रही हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी रोशनी थोड़ा सा डालें। देखिए अभी कन्वेंशनल जो डायलिसिस है वो तो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी डायलिसिस यहाँ पर मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, अच्छे आउटकम्स देती हैं। दूसरी जगहों पे भी डायलिसिस हो ही रही है, दूसरी जगह का मुझे नहीं पता। जो नई तकनीकें हैं अभी कुछ साल पहले तक एक हीमोडायलिसिस सिर्फ होती थी, अब एक नई तकनीक है जिसको हीमोडायफिल्ट्रेशन कहते हैं। सो हीमोडायफिल्ट्रेशन नई तकनीक है, ये शरीर से जो जहर का निकालने की प्रक्रिया है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में निकालती है, जो कन्वेंशनल डायलिसिस से नहीं निकल पाता जहर वो भी वो निकाल देती है। तो हीमोडायफिल्ट्रेशन भी हमारे पास में भी अवेलेबल है। अगर हम रिसर्च लेवल की बात करें तो रिसर्च इस बात पे चल रहा है कि हम इम्प्लांटेबल किडनी बना दें, आर्टिफिशियल किडनी बना दें। मतलब एक जो आप डायलिसर देखते हैं, डायलिसर बड़ी सी चीज़ होती है जी जी। तो रिसर्च अभी ये कर रहे हैं कि एक छोटी सी चिप टाइप की एक डायलिसिस होगी जिसको कि शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो मशीन ही खुद से किडनी आपकी जो ब्लड है उसको साफ करने का वो काम करेगी। अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद हीमोडायलिसिस जैसी चीज़ की शायद जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी वो क्लिनिकल लेवल ऑफ यूजेस पे नहीं आया, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद भविष्य में ऐसा हो कि इम्प्लांटेबल किडनी आ जाए और इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तब तक के लिए तो हीमोडायलिसिस, हीमोडायफिल्ट्रेशन या फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही ऐसे जो बीमारी वाले जो किडनी की बीमारी है उसके लोगों के लिए सारा है। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, किडनी इन्फेक्शन की बात होती है, आजकल हमारी ज़िंदगी भागदौड़ हो रही है, कई बार हम कहना चाहिए यूरिन पास करने में देर कर देते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। क्या इन्फेक्शन वो भी वजह है या खान पान या और भी चीज़ें, क्योंकि पानी की मात्रा हमने कम कर दी है, उससे स्टोन हो जाती है तमाम चीज़ें। इन्फेक्शन की वजह क्या है और किस तरह का इलाज आजकल मुहैया कराया जाए? देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन बीमारी है, ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। तो इसकी जो अगर वजहों की बात करें तो एक तो है कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ब्लैडर की एब्नॉर्मलिटी, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में अगर किसी तरह की भी ऐसी एब्नॉर्मलिटी है जिसकी वजह से ब्लैडर यूरिन को काफ़ी देर तक रिटेन कर रहा है तो वो एक इन्फेक्शन का वजह बन जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज़, जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनमें होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। जो लोग जेनेटल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है मेल से कंपेरिजन में, इसलिए महिलाओं में भी इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके अलावा स्टोन का होना है ना, किसी भी तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का होना किडनीज में या यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन को पैदा कर सकता है। इसके अलावा सिर में कहीं कोई और दूसरा इन्फेक्शन चल रहा है, पेशेंट बहुत दिनों से बेड रिडन है या पेशाब की नली पड़ी हुई है पेशेंट में, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फेक्शन को पैदा करती हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो पानी का कम पीना भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं यूरिन को तो कहीं ना कहीं यूरिन ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है। प्लस हमारे यूरिन में कुछ ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का काम करती हैं। तो लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट रिस्क फैक्टर्स जो भी मैंने बताया यही ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, सबसे मुश्किल सवाल है आपकी ज़ाती ज़िंदगी से। मैंने जैसे पहले भी पूछा था कि आप बड़ी मसरूफ़ लाइफ होती है, बिजी लाइफ होती है और आप तो सर्जन हैं, लगातार जुड़े रहते हैं सर्जरी में घंटों घंटों, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आपने बताया था आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, बस अपने परिवार के साथ म्यूज़िक का कोई शौक़ नहीं रखते, क्योंकि जहन को ताजगी भर देना, पुराने गाने नए गाने सब। नहीं बिल्कुल, मुझे गाने बहुत पसंद है। पुराने गाने जो 70s 80s के हैं गाने वो मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो लता मंगेशकर के जी के हों या रफ़ी साहब के हों या किशोर साहब के हों, मुझे बहुत पसंद है। आमतौर पर सुबह वॉक करते हुए या जॉग करते हुए मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। इनफैक्ट सामने भी जब मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त होता है तो हम लोग गाने जरूर सुनते हैं। तो सुनने का ही शौक़ है या कुछ गुनगुनाने का? गुनगुनाने का शौक़ तो नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं आता। बस सुनने का जरूर शौक़ है मेरे पास। बस मैं चाहता हूँ एक मैसेज और दें जनता को, क्योंकि आप बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, भले बरेली के नहीं हैं, झारखंड के हैं और बड़ा आपने नाम रोशन किया है। नौजवान पीढ़ी जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहती है, नेफ्रो में आना चाहती है, गुर्दे के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। देखिए अगर हम किडनी डिजीज़ की बात करें तो एक डेटा तो ये कहता है कि पूरे दुनिया में 10% लोगों को किडनी डिजीज़ है। समय के साथ में ख़राब लाइफस्टाइल बोलिए या कई और वजह हैं जिस वजह से किडनी डिजीज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के डॉक्टर की ज़रूरत भी है। तो जो भी लोग MBBS कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं तो मैं उनको जरूर मैसेज देना चाहूँगा, नेफ्रोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, अपने क्लिनिकल स्किल्स को प्रैक्टिस करने का, जॉब सेटिस्फेक्शन काफ़ी है, लोगों को काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें हम लोगों की जान बचा पाते हैं, उसकी जो खुशी है उसका कोई तुलना नहीं है। जहाँ तक फाइनेंशियल है वो तो ठीक है ही, सुपर स्पेशलिटी है तो
फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन की मेजर की जान पहचान में जो खुशी मिलती उसकी कोई तुलना है। तो मैं तो सभी जो भी एस्पिरेटिंग कैंडिडेट्स हैं मेडिकल के लिए उनको जरूर कहना चाहूँगा कि नेफ्रोलॉजी को एज ए फील्ड ऑफ प्रैक्टिस जरूर चुनें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपने 3 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, आप 30 पे पहुंचे और 3000 पर पहुंचे और बरेली का नाम रोशन करें और लगातार लोगों की ज़िंदगी बचाते रहें। और जो आपका मिजाज है मैं उसकी भी तारीफ़ करूंगा। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं लेकिन जिस खुश मिजाजी से मिलते हैं, जिस साधारण तरीके से मिलते हैं, लोगों को सीखना चाहिए, डॉक्टरों को भी सीखना चाहिए ताकि मरीज़ और डॉक्टर के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी दूर हो सके। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, जिनसे हमने हल्के फुल्के मिजाज पर भी तमाम बातें की। साथ में 3 जो किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने किए हैं उस पर हमने बात की। बड़ी खूबसूरत लहजे में उन्होंने तमाम बातों पे बड़ी सफाई से तमाम बातों को बताया और उन्होंने बड़ा करीब से बताया कि एक 28 साल और बड़ी कम उम्र का एक शख्स जो कि हस्बैंड है, उसकी किडनी किस तरह से डैमेज हुई और उसकी वाइफ ने उसकी ज़िंदगी को बचा लिया, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है। यकीनन बहुत सारी मिसाल है, डॉक्टर एक ज़रिया है और उसकी हिम्मत जो है वो मरीज़ होते हैं। मरीज़ी हिम्मत डॉक्टर के अंदर पैदा करता है, तभी वो इस तरह की मुकाम और मंजिल हासिल कर पाते हैं। डायलिसिस को लेकर भी बेहद गहराई से बताया, आने वाले टाइम में किस तरह की और चीज़ें होंगी उसके बारे में बताया। साथ ही अपना जो शौक़ है म्यूज़िक को लेकर, आज उस पर से भी उन्होंने पर्दा हटाया। बरेली में वो आगे भी रहें, हम ऐसी दुआ करेंगे। भले वो बरेली के नहीं हैं लेकिन मैं चाहता हूँ बरेली में ही रहें और वो आगे इसी तरह से काम करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।